एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है सबकी तैयारी? कैसा चल रहा है आपका यूपीएससी 2027 की अपने फाउंडेशन बेस की तैयारी? हो सकता है थोड़ी टफ हो रहा हो सकता है बहुत चीज़ें कंफ्यूज कर रही हूँ, और हो सकता है कि मैं एज़ यूजुअल लेट वीडियो डाल रही हूँ। लेकिन मैंने इस वीडियो में 9, 10, 11, 12 जून ये चारों दिन के ऐसे करंट अफेयर्स इंक्लूड किए हैं जो कि आपके प्रीलिम्स 2027 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते, पर उससे पहले मेरा नाम है पल्लवी खन्ना एंड आई एम फाउंडर ऑफ उद्देश्य अकेडमी। मेरा ये जो इनिशिएटिव है उन सब बच्चों के लिए है जो कि चाहते हैं कि वो अपने पेपर को क्लियर कर लें, बट ऑफ कोर्स कुछ फ्री गाइडेंस नहीं मिल रहा है या कैसे करें करंट अफेयर्स को पता नहीं लग रहा है। तो यही है एक टारगेट कि बच्चों को न्यूज़पेपर से कैसे करंट अफेयर्स अलाइन करवाएं, वो बता रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट टुडे द फर्स्ट आर्टिकल, जिसमें जोजिला टनल एंड सिस्मिक जोन की बात की गई है। देखो, एक टनल है जो कश्मीर और कारगिल के बीच में बनाई जा रही है, और इससे कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग टाइम कम हो जाएगा, और जो एरिया जो रीजन काफ़ी टाइम टेकन फ्रिजिड रहता है विद बर्फ़, उसके हम क्रॉसिंग से क्या होगा कि हमारे को जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो हमारा जो रूट है वो ब्लॉक नहीं होगा। ये टनल एक बहुत ही गुड सोर्स बन जाता है जिससे हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं, अपने गुड्स को पहुंचा सकते हैं वहाँ पे उन रीजन्स में, और कोई भी जो रुकावट है, जो कंस्ट्रेंट है, वो नहीं रोक पाएगा। तो पहले हम जोजिला टनल के बारे में पढ़ लेते हैं। बेसिकली ये टनल कहाँ पाई जाती है, मैंने ये मैपिंग में शो कर दिया है। ये टनल श्रीनगर से शुरू होगी और ये लेक का जो रीजन है हमारा लद्दाख का, वहाँ दिखन जाएगी, और ये टनल 14.15 किलोमीटर्स लॉन्ग है। ये पूरा दिन खुली रहेगी, ये हर वेदर की एक्सेसिबिलिटी के लिए है। और क्योंकि इस आर्टिकल में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है कि जो ये रीजन था ये ब्लॉक हो जाता था बिकॉज ऑफ आइस, बिकॉज ऑफ स्नो, और ये हाई एल्टीट्यूड पे था, तो इस वजह से यहाँ पे ब्लॉकेज की वजह से वो जो गुड्स थे वो पास अप नहीं हो पाते थे, और ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, एक गुड कनेक्टिविटी है। चलिए, अब ये जेड शेप टनल है, ये एल्टीट्यूड 8500 फीट में पाई जाती है। ये पूरी ऑपरेशनल हो जाएगी 2028 तक, और कश्मीर वैली से लेकर लद्दाख के कारगिल रीजन तक आपको इसके साथ कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। ऑफकोर्स ये एल्टीट्यूड पे है, हाईएस्ट पे, तो आपके जो स्टॉक्स है वो अवेलेबल हो सकते हैं, आपके गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं, और ट्रैवल टाइम भी आपका कम हो जाएगा। मैंने एक्सप्लिसिटली ये भी मेंशन कर दिया है कि जो जोजिला पास है वो गंडेरबल डिस्ट्रिक्ट कश्मीर की कनेक्ट करेगा द्रास डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख के साथ। ओके, चलिए, इसके बाद में इसमें एक और टर्म लिखी गई थी कि ये सिस्मिक जोन, जो मतलब जहाँ पे ये उस एरिया में इसको बनाया जा रहा है जो कि हाईली सिस्मिक जोन है, जहाँ पे अर्थक्वेक की जो प्रोनिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और मोर प्रोन अर्थक्वेक एरिया में इसको डेवलप किया जा रहा है। तो हम पढ़ लेते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, जो सिस्मिक जोन्स होते हैं ना, वो हाईली वनरेबल एरियाज़ होते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारी कंट्री में 4 जोन्स हैं, 5, 4, 3 एंड 2। ऑफकोर्स जो हिमालयाज़ है वो हाईली वनरेबल है, मोस्ट हाईली टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ में मतलब ये रीजन लाई करता है, एंड ये हाईली वनरेबल है। मैंने ये जोनेशन मैप भी अटैच कर दिया है, आप इस मैप के थ्रू समझ पाएंगे कि ये आर्टिकल कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है गैलेंट्री अवार्ड्स। अभी गैलेंट्री अवार्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में दिए गए हैं। तो ये बेसिकली जो भी करेजियस या जो भी ब्रेवरी एक्ट करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। आर्म फोर्सेस या कोई भी ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस है, या फिर सिविलियंस को जो ब्रेवरी एक्ट करते हैं। 3 गैलेंट्री अवार्ड पहले दिए जाते थे, जिसमें कि एक आता था परमवीर चक्र, एक आता था महावीर चक्र, और एक आता था वीर चक्र। सबसे जो बड़ा हाईएस्ट अवार्ड था वो था परमवीर चक्र। ठीक है, जो एक्सीलेंट मोस्ट कॉन्स्पिशियस ब्रेवरी या सुप्रीम सेक्रीफाइस की बात करता था। सेकंड आता है महावीर चक्र, जो कि एक्ट ऑफ कॉन्स्पिशियस जो गैलेंट्री है उसके लिए था, और ये मतलब ये था कि आप एनिमी की प्रेजेंस में रह के कुछ ऐसा एक्टिविटी कर रहे हो। एंड वीर चक्र भी बेसिकली ये था कि आप बैटल फील्ड में हो, तो ये 3rd हाईएस्ट अवार्ड बन जाता है। पर ये वॉर टाइम अवार्ड्स हैं। अब पीस टाइम अवार्ड्स की बात भी कर लेते हैं, जैसे अशोक चक्र है, यह हाईएस्ट अवार्ड आ जाता है, 1952 में इसको ऐड किया गया था। फिर कीर्ति चक्र है 2nd हाईएस्ट, जो करेजियस एक्शन इन द पीस टाइम के लिए है। शौर्य चक्र है जो 3rd हाईएस्ट, जो ब्रेवरी ड्यूरिंग द पीस टाइम है। अब ये अवार्ड्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी अपने प्रीलिम्स में बार बार अवार्ड्स के ऊपर बहुत से क्वेश्चन पूछ रहा है, और बैक टू बैक 3-4 सालों में हमें ट्रेंड देखने को मिला है। तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास राफेल फाइटर जेट्स। ऑफकोर्स क्योंकि फ्रांस के साथ वी हैव अ डील साइन, और इसमें मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट आएगा, विच इज़ अ बिग बिग बिग
शिफ्ट टुवर्ड्स के कितना इंकरेजमेंट और कितना ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है, और जो इंडिया की जो मार्केट है वो डिफेंस सेक्टर में कितना आगे जा रही है, क्योंकि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को डिफेंस सेक्टर में लाके फ्रांस के साथ डील कराना, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। आप ये देख सकते हो राफेल का जो ये प्रपोजल था मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के साथ अलाइंड किया जाएगा, तो इससे कितने फ़ायदे हो सकते हैं। ठीक है, अब हम राफेल जेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये भी 2024 में इसके ऊपर एक क्वेश्चन था। चलिए, तो ये 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। ये बहुत ज़्यादा मतलब एयरक्राफ्ट ऑफकोर्स है, तो ये मल्टी रोल प्ले करता है। 1.8 मैक इसकी जो स्पीड है वो है। ये इसके पास 2 इंजन हैं, पावर्ड बाय 2 इंजन। ये सुपर क्रूज जो जेट है, और इसके कुछ वेरिएंट्स भी बताए हैं मैंने साथ में। आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है हमें कि बताओ जी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कौन सा है इंडिया में। अब आप मुझे बताइए, आपको ये तो पता लग गया कि नहीं है, बाकी आप देखेंगे खुद। चलिए, तो अब ये हम पढ़ लेते हैं कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो मेड इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है उसको एनलाइटन किया गया है, और यही एक बिग अचीवमेंट है हम इंडियंस के लिए। नेक्स्ट आता है इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। ऑफकोर्स इसके बारे में पार्लियामेंट में अभी हाल ही में बात हुई थी कि अगर आप इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हो तो वाई आर चार्जिंग द सेम प्राइस। अगर आप जो नॉर्मल पेट्रोल है और जो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है उसमें प्राइसेस में कुछ फ्लक्चुएशन क्यों नहीं है, वाई देयर इज़ नो फ्लक्चुएशन। सो अभी क्या आया है कि सेंटर ने कुछ एक्साइज ड्यूटी जो थी हायर इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल पे वो रिमूव कर दी गई है। इससे बहुत अच्छा एक देखने को मिलेगा कि जो कॉस्ट होगी वो ऑफकोर्स कम हो जाएगी, और कहीं ना कहीं एक मतलब लोगों को भी होगा कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट था क्या, व्हाट इज़ इथेनॉल ब्लेंडिंग। ये एक ऐसा बायोफ्यूल है जो कि मतलब जो कॉर्न्स होते हैं, ये छल्ली होते हैं उनकी, उनसे मतलब इसको बनाया जाता है ना। और ये इसको ऑफकोर्स ब्लेंड किया जाता है इसमें अपने जो फ्यूल है उसमें, ताकि जो फ्यूल की जो क्रूड ऑयल की जो कंजम्पशन है वो कम हो उसमें, और कहीं ना कहीं जो कार्बन का इमिशन है वो भी कम हो। ऑफकोर्स हम लोग चाहते हैं कि हम जो ज़ीरो एमिशन कार्बन कंट्री बन जाए बाय 2070। तो ये टारगेट को फुलफिल करने के लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग का कॉन्सेप्ट लेके आए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड वी हैव अचीव्ड द टारगेट ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग E20। 2030 तक इसको कंप्लीट करना था, 2025 में ही ये कंप्लीट हो चुका है। अब इथेनॉल E100 की बात आ गई है कि प्योर फ्यूल जो होगा वो इथेनॉल ब्लेंडेड होगा, विच इज़ अ ग्रेट मूव टुवर्ड्स दिस। एंड किस तरीके से वेस्ट को यूज़ कर रहे हैं फ्यूल में, है ना, किस तरीके से वेस्ट को एनर्जी बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। E10 का मतलब होता है कि 10% इथेनॉल होगा, E20 का मतलब होता है 20% इथेनॉल ब्लेंडेड होगा, E100 का मतलब होता है प्योर इथेनॉल होगा। एंड अब देखिए ये इंपॉर्टेंट भी क्यों बन जाता है। सबसे पहली बात तो आप खुद सोचो, अगर आपके फ्यूल में, है ना, अगर आपके फ्यूल में इथेनॉल ब्लेंडेड होगा, जो कॉर्न्स, जो छल्ली, है ना, जो इन सब प्रोसेस से बन के उसको ब्लेंड करके बनाया जाएगा, कहीं ना कहीं आपका जो क्रूड ऑयल का कंजम्पशन होगा वो कम होगा, आपका इम्पोर्ट बिल कम होगा, है ना। हम बहुत ज़्यादा तेल भी इंपोर्ट करते हैं। अभी देखो इसी वजह से तो ऑयल क्राइसिस देखने को मिल रहा है इंडिया में, ऑयल प्राइस फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रही है इंडिया में। और इसके साथ ही साथ अगर इंपोर्ट बिल हमारा कम होगा तो हमारा फिस्कल जो डेफिसिट है वो भी कम होगा। ओके, और इससे एक जो मार्केट में जो फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है ना वो भी कम हो गया, इन्फ्लेशन को भी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है इसके दौरान। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग जो प्रोग्राम था वो लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने। प्लीज़ ये पढ़ लीजिएगा, बिकॉज ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि बार बार मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर क्वेश्चन आते हैं बट हम लोग छोड़ जाते हैं। ओके, E30 से E100 का एक जो इनिशिएटिव है वो लेके आया जा रहा है ताकि हम लोग नेट ज़ीरो एमिशन कंट्री बन जाए बाय 2070। वही वेस्ट टू वेल्थ, कि जो चीज़ें हमारे लिए वेस्ट थी, जो हमारे लिए किसी भी काम की नहीं थी, अब उनको हम वेल्थ में कन्वर्ट करेंगे। सो इट्स अ वेरी गुड ट्रांजिशन फ्रॉम वेस्ट टू वेल्थ, एंड यू कैन यूज़ इट इन योर मेन्स ऑल्सो, एंड इट ऑल्सो अलाइंस विद द सर्कुलर इकोनॉमी। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, अभी तो हाल ही में क्रिएटिव इकोनॉमी की बहुत ज़्यादा बात हुई है, सो यू नीड टू फाइंड आउट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि व्हाट इज़ सर्कुलर इकोनॉमी एंड क्रिएटिव इकोनॉमी। अच्छा, इसके बाद आता है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स। बेसिकली ये वो व्हीकल्स होती है जो कि इथेनॉल पेट्रोल ब्लेंडेड के ऊपर चलेंगी, ठीक है, और इससे जो इंजन हैं उनको भी इम्पैक्ट कम होगा और आराम से हम लोग उसको अडेप्ट कर सकते हैं। सो ये एक अच्छा मूव है, प्रोग्राम है, और ये काफ़ी टाइम से चला भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक डिबेटेबल इसलिए बन जाता है क्योंकि जो नॉर्मल अगर हम तेल की बात करें या फिर इथेनॉल ब्लेंडेड तेल की बात करें तो दोनों के प्राइसेस सेम है। ये नहीं होने चाहिए, इसके मुद्दा पार्लियामेंट में ऑलरेडी उठाया जा चुका है, लेकिन अगर ऐसा है
है ना। तो क्यों है ये, इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं एंड वी आर प्रमोटिंग नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन, तो ये एक अच्छा मूव बन जाता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एलिफेंट एंड द प्रोजेक्ट एलिफेंट। एज यू नो, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने लॉन्च किया था 1992 में, और ये यही था ताकि हम कंजर्व कर सके ये जो जंबो हमारे जो जाइंट मेमल्स हैं, ठीक है, लाइक एलिफेंट, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए था। एक सेंसस हुआ था 2017 में, जो कि कर्नाटका, कहते हैं कि कर्नाटका के पास सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, देन फिर असम, फिर केरला। एशियन एलिफेंट्स जो हैं वो इंडियन, सुमात्रन और श्रीलंकन, ये 3 टाइप्स पाई जाती है एशियन एलिफेंट्स में। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू अफ्रीकन। पहली बात, इनका जो जेस्टेशनल पीरियड होता है वो लॉन्गेस्ट होता है, लाइक 22 मंथ्स लगते हैं इनको। जो फीमेल एलिफेंट्स होती हैं वो बच्चों को जन्म देती हैं ऑफकोर्स, और जो उनका पीरियड होता है वो जैसे 14 से 45 साल की होंगी तो वो कितने टाइम के बाद वो बच्चों को जन्म देंगी, जैसे 4 साल बाद, फिर ऐसे 5 साल, ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है। अगर इनका हम IUCN स्टेटस की बात करें तो वो एंडेंजर्ड है। अगर हम इनके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो 1972 के दौरान ये शेड्यूल 1 में आते हैं, और साइट्स की बात करें तो अपेंडिक्स 1 में आते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है एवरीवन, आप प्लीज़ इसको गो थ्रू करिएगा। यहाँ पे तो एक बताया गया है कि किस तरीके से, जो अभी हाल ही में मैं एक रील भी देख रही थी कि जो 2 एलिफेंट्स थे वो लड़ पड़े थे, और वहाँ पे एक औरत की जो शी वॉज, वो वहाँ पे घूमने आई थी, तो शी लॉस्ट हर लाइफ इन दैट इंसिडेंट। सो ये जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, या जो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ इट, एंड ऑफकोर्स इसकी आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट भी है, तो यू मस्ट रीड दिस आर्टिकल। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंडिया बॉन्ड टेक्स स्टेप टू अ फॉरेन डेट इनफ्लो बिड फॉर अ ग्लोबल इंडेक्स इंक्लूजन। ये एक सबसे ही अच्छा आर्टिकल मुझे मिला, और क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट्स को ऑलरेडी क्लास में काइंड ऑफ नॉट सिमिलरली टू दिस टॉपिक, बट मैंने काफ़ी हद तक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, और ये देखा भी जाता है मनी, जब मनी का हम चैप्टर पढ़ने जाते हैं इकोनॉमिक्स में। सो पहली बात तो यहाँ की बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसने कुछ टैक्सेस को रिमूव किया है ताकि वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके कि वो इंडिया के जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं वो बाई करें। अब देखो, जब हमारे बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, जैसे ही उसका प्राइस बढ़ता है उसका यील्ड कम हो जाता है, और इसमें क्या होता है, अब आप खुद सोचिए, हम इंटरेस्ट रेट हाई की बात करें, ठीक है, अभी इंटरेस्ट रेट हाई, ठीक है, अब लोगों को यही उम्मीद होती है कि आगे चल के कम हो जाएगा। वो क्या करते हैं, वो अपने पैसे को ना, अपने अमाउंट को इन्वेस्ट कर देते हैं बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ में। इसका नतीजा ये निकलता है कि जो उनके पास कैश होता है ना, जो वो खुद अपने पास जो डिमांड करते हैं ना कैश की, वो कम हो जाती है। बेसिकली कहना क्या चाहते हैं, कहता है जैसे ही इंटरेस्ट रेट हाई होता है एसेट का प्राइस गिर जाता है, एसेट का प्राइस गिरने से जो यील्ड होता है वो बढ़ जाता है, और स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी गिर जाती है। ओके, भाव ये है यहाँ पे, इंटरेस्ट रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसेट प्राइस एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यील्ड्स। ओके, जब इंटरेस्ट रेट लो होते हैं तो मार्केट जो है वो ये सोचती है कि आगे चलकर ज़रूर बढ़ेंगे, जैसे आगे चल के बढ़ेंगे तो जो बॉन्ड्स की कीमत होता है उनको लगता है कि गिर जाएगी। इसी नुकसान से बचने के लिए, जो कैपिटल लॉसेस से बचने के लिए, लोग अपने पैसे को बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने की बजाय कैश में, हाईली लिक्विड फॉर्म एसेट में रख लेते हैं। इसको कहते हैं कि इस टाइम पे आपकी डिमांड जो होती है वो हाई हो जाती है, यानी इंटरेस्ट रेट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। इंटरेस्ट रेट लो, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी हाई, इंटरेस्ट रेट हाई, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज़ लो। अब यहाँ पे ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं लगता, लेकिन क्योंकि मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया तो मैंने उनको बोला था, अगर आपको ये पता लगे, है ना, कि फ्यूचर में मेरे को कैपिटल गेन हो सकता है, मैं आज उसको पैसा इन्वेस्ट करके रखूँगी तो मुझे कल में पैसा इन्वेस्ट होके मेरे को वो पैसा बढ़ के ही वापस आए, तो मैं पता लगे कि कल जो तुमने एसेट रखा है कल उसकी कीमत और गिरने वाली है, तो तुम आज उसको बेच के वो पैसा रिटेन करके अपने बैंक्स में रख लोगे। यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ओके, अब ये जो बॉन्ड्स हैं ये बेसिकली सरकार ने टैक्सेस में रिमूव कर दिया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स को बिना टैक्स के, कम टैक्स के या कुछ चीज़ों को टैक्स रिमूव करके उनको अच्छे खासे अमाउंट पे क्या मिल रहे हैं, बॉन्ड्स मिल रहे हैं। अब अगर बॉन्ड का प्राइस ज़्यादा है ना, अगर बॉन्ड का प्राइस ज़्यादा तो डिमांड ज़्यादा, या डिमांड ज़्यादा तो बॉन्ड का प्राइस ज़्यादा, इससे यील्ड कम हो सकती है। ओके, अब कुछ बॉन्ड्स होते हैं जैसे कि मसाला बॉन्ड्स, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये कुछ टाइप ऑफ बॉन्ड्स होते हैं जो सरकार और कॉर्पोरेशंस दोनों मिलकर देती हैं या दोनों अलग अलग करके देती हैं। अभी ये न्यूज़ में इसलिए भी है हाल ही में क्योंकि इंडिया ने एक्चुअली 2 में अपनी इंक्लूजन, अपनी जगह बना ली है। एक है JP मॉर्गन JBI AM, उसमें इंडेक्सेस में उसमें इंक्लूजन कर चुका है, अपनी एंट्री कर चुका है, और FTSE रिजल्ट EMGBI में कर चुका है।
अब वो जा रहा है अपने आप को डालने जा रहा है या अपने आप को ऐड करवाने की कोशिश कर रहा है ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट बॉन्ड इंडेक्स में। ये वर्ल्ड का सबसे मतलब वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बॉन्ड इंडस्ट्रीज है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट्स गवर्नमेंट की ट्रैक कर सकते हो और ऑफकोर्स एक ग्लोबल मार्केट में आपको रिकॉग्निशन मिलता है ना। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है और इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है कि कंट्री को सेटिस्फाई करना पड़ता है कि उसकी जो मार्केट है वो सेसेबल है, ठीक है, वहाँ पे सेटलमेंट होगी, वहाँ पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे टैक्सेशन बेनिफिट्स कितने मिलेंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स को और फॉरेन इन्वेस्टर्स का एक्सेस क्या रहेगा। चलिए अब हम ये पढ़ लेते हैं कि बॉन्ड प्राइस और यील्ड में क्या फ़र्क है। देखो जितनी ज़्यादा डिमांड होगी बॉन्ड की उतना ज़्यादा बॉन्ड प्राइस होगा, यील्ड कम होगा और गवर्नमेंट चीपर बोरिंग्स करे, ठीक है। अगर लोअर मैं कभी ये नहीं मतलब ये ऑफकोर्स इकोनॉमिक्स में भी नहीं कहते कि लोअर यील्ड इज इक्वल्स टू स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, पर ये कॉन्सेप्ट इनडायरेक्टली लिंक तो करता है, ठीक है। तो बॉन्ड डिमांड अगर बढ़ रहा है यील्ड कम होगा बॉन्ड मार्केट में। इंटरेस्ट रेट अगर कम हो रहा है तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इंक्रीज करेगी। मैंने बताया दे हैव अ इनवर्स रिलेशनशिप। खुद सोच लो भाई, तुम्हें पैसा कम लगे, तुम्हें पैसा कम लगा के आज तुम्हें पता लगे कल इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो आज तुम किस में पैसा लगाओगे? उसी एसेट में लगाओगे ना कि कल तुम्हें कैपिटल गेन्स होने वाले हैं। ओके चलिए नेक्स्ट एक बर्ड जो था वो न्यूज़ में था, ये वाटर बर्ड है इंडियन कॉमोरेंट्स। और क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो मैंने ऑफकोर्स एक पिक्चर से क्वेश्चन बना लिया। सो ये वाटर बर्ड है जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब सिर्फ इंडिया नहीं है, इंडिया के आसपास के इलाके भी होंगे, ठीक है। ये डार्क डक लाइक वाटर बर्ड है जो कि ब्राइट ब्लू ग्रीन आइज का होता है। इसका जो राउंड हेड होता है, इसका हैबिटेट होता है कि लार्ज फ्रेश वाटर वेटलैंड्स में रहता है, मैंग्रोव्स या एस्चुरीज में रहता है। इसका जो IUCN स्टेटस है वो लीस्ट कंसर्न है, शेड्यूल 4 में आता है। और हाल ही में है ना इसके कंजर्वेशन रिजर्व कहते हैं अंका समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व जो कि एक रामसर साइट भी है, 2024 में इसको डिक्लेयर किया गया था, ये कर्नाटका में है। इसके बाद आता है जो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ऑफ कोर्स ये इट हैज़ रिप्लेस्ड द MG नरेगा। MG नरेगा आपको 100 दिन का रोज़गार गारंटी करती थी, ये 125 दिन का रोज़गार गारंटी कर रही है, ठीक है। और ये या पहले क्या था जो MG नरेगा था ना उसमें 100% सेंटर एलोकेट करता था, यहाँ पे ऐसा नहीं है, 40% सेंटर एलोकेट करेगा, वो भी स्टेट के हिसाब से, स्टेट कैसे कैसे काम कर रही है, कैसे कैसे डिमांड ड्रिवन कॉन्सेप्ट पे चल रही है। एंड वन मोर थिंग, यूटीज़ में जहाँ पे लेजिस्लेशन है वहाँ पे 90% और जहाँ पे लेजिस्लेशन नहीं है वहाँ पे 100% का कॉन्ट्रीब्यूशन सेंटर करेगा। सेंटर ने ये जो रिकमेंडेशन है वो यूज़ की थी 16th फाइनेंस कमीशन में, जहाँ पे जो स्टेट्स का जो एलोकेशन मिलेगा, हॉरिजॉन्टल जो डेवल्यूशन ऑफ टैक्सेस होता है, जो उसमें स्टेट्स को जो एलोकेशन मिलेगा उसको डिटर्मिन करने के लिए जितने भी वेजेस और जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस होता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस क्या होता है, आपको काम गारंटी किया अगर आपको काम नहीं मिला तो उस टाइम बिंग पीरियड के लिए आपको सरकार विले बैठने का भी अलाउंस देगी, ओके। और ये जो भी जितने भी ये DBTs होंगे जो ये जैसे वेजेस हैं या आपके जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में जाएंगे या पोस्ट ऑफिस अकाउंट्स में जाएंगे ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे और लीकेजेस कम हो, लाइक वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम हो और जिनको जो बेनिफिशरीज है उनको ये पैसा मिले। और ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया कॉन्सेप्ट है। तो यू मस्ट गो थ्रू ऑल द टर्म्स विच आई हैव मार्क्ड विद द येलो मार्कर, ओके। Now the last topic of the current affair is G7 summit. As we all are aware about कि पहले G7 summit था, फिर 1988 में रशिया बिकम अ पार्ट ऑफ इट एंड ये G8 summit बन गया। देन 2014 में जब उसने क्रीमिया को एनेक्स किया तो फिर इसको निकाल दिया गया, फिर से ये G7 summit बन गया। अब ये एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है कुछ 7 कंट्रीज़ की, जिसमें आता है जापान, US, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली। 1975 में इसको बनाया गया था बिकॉज ऑफ ऑयल क्राइसिस इन द ग्लोब। एंड इंटायर जो इनका जो स्पेक्ट्रम है वो ग्लोबल सिस्टम के लिए, जैसे कि ट्रेड और क्लाइमेट डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, फॉरेन, कोई भी इनका फॉर्मल सेक्रेटरीट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो इनकी प्रेसिडेंसी है वो रोटेट करती रहती है हर कैलेंडर ईयर में, और जो इनके डिसीजंस होते हैं वो कंसेंसस बेसिस पे लिए जाते हैं, ओके। अब ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि IR का पार्ट है, आपको पढ़ना चाहिए, है ना, आपको पता भी होना चाहिए। और अभी देखो फ्रांस के साथ इंडिया के रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं बिकॉज राफेल डील, उसके बाद G7 समिट में देखो वी आर विद और भी किसी एरियाज़ में हम लोग के साथ बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन कर रहे हैं ऑफकोर्स। सो this is all about current affairs of these 4 days. I've tried to cover the topics that I think difficult हैं, और नहीं difficult भी नहीं कह सकते, मैं कहती हूँ most frequently questions यहाँ से आते हैं, तो मैंने वही topics अपने cover किए थे। Hope you like this video. Please share with your friends. Please
लाइक कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे और आपके जो साथ मेरी वीडियोज़ है वो डलती रहे। एक केयर इकोनॉमी के ऊपर आर्टिकल था जिसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो होम मेकर्स होती हैं एक्चुअली वो उनको सैलरी मिलनी चाहिए 30,000 की। सो उस पर मैं डिस्कशन कल करूँगी आपके साथ। एक एडिटोरियल सेक्शन भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो उसकी भी डिस्कशन मैं ज़रूर करूँगी आपके साथ। बट उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ शेयर कर देना, और कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट मुझे इंकरेजमेंट के लिए, मुझे मोटिवेशन के लिए अच्छे से प्यारे से कमेंट्स ज़रूर बताइएगा कि कैसा आपको लगा मेरे करंट अफेयर का वीडियो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर द UPSC CSE 2027 प्रीलिम्स। बाय।